दोस्त मेरे बात ध्यान से सुनो। हम लोग बात किए थे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग स्टेटमेंट लेके, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लेके, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुश्किल पार्ट माना जाता है। आज मैं सबसे पहले पूरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का एक सुपर समरी पढ़ाऊंगा और उसके बाद मैं आगे चलूंगा। तो स्टार्ट कर रहा हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का सुपर समरी। मेरे साथ साथ ध्यान से देखते जाओ, सिर्फ कुछ लिखने का दरकार नहीं है। और रिकॉर्डिंग हो रहा है, चाहो तो बाद में इसको लिख सकते हो। अभी सिर्फ मेरे साथ साथ देखते जाओ मेरे दोस्त। जब मैं बात करता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, तो मेरा सबसे पहले मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है CFOA कैलकुलेट करने का। अगर ये अमाउंट दे दिया तो थैंक गॉड, अगर ये अमाउंट नहीं दे दिया तो मुझे इसका कैलकुलेशन अलग से लगाना पड़ेगा। तो इसका कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखो, मेरे को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले डिफरेंस लेना पड़ेगा भाई साहब, डिफरेंस इन PL। डिफरेंस बोले तो क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। तो सबसे पहले मुझे डिफरेंस इन PL लेना पड़ेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। उसके साथ ऐड करना पड़ेगा रेड टी को। सर रेड टी का फुल फॉर्म क्या है? ये कोड वर्ड है। रेड टी का फुल फॉर्म है R फॉर रिजर्व ट्रांसफर, E फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, D फॉर डिविडेंड पेड एंड T फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स। शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे रेड टी। लेस करेंगे इनकम टैक्स रिफंड को और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को। तो डिफरेंस इन PL के साथ रेड टी को ऐड करेंगे और इनकम टैक्स रिफंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम को लेस करेंगे तो क्या निकल के आएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकल के आ जाएगा। मेरा डिस्कशन अभी भी खत्म नहीं हुआ, मेरे को कुछ और भी बातें करना है इसके अंदर। ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, ये जो मैं ऐड और लेस कर रहा हूं ना, तुमको पता है मैं क्या कर रहा हूं? मैं इफेक्ट को एलिमिनेट कर रहा हूं। मैं इफेक्ट को एलिमिनेट कर रहा हूं। इसका मतलब रेड टी ये डिफरेंस इन PL में लेस होके रह गया। अब वो लेस का इफेक्ट को मैं एलिमिनेट कर रहा हूं ऐड बैक करके। IT रिफंड और इनकम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, ये डिफरेंस के अंदर इंक्लूडेड है, तो मैं उस इंक्लूशन का इफेक्ट को एलिमिनेट कर रहा हूं लेस करके। तो जब भी मैं यहाँ पे ऐड लेस कर रहा हूं ना, मैं इफेक्ट को एलिमिनेट कर रहा हूं जो इफेक्ट ऑलरेडी इस डिफरेंस में है। मेरे बात समझ में आ रहा है? रेड टी में जो D है, D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पेड। याद रखना, डिविडेंड रिसीव्ड नहीं, D स्टैंड्स फॉर डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड। दोस्त कौन सा डिविडेंड को तुमको लेना पड़ेगा यहाँ पे? मैंने कहा लास्ट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड, लास्ट ईयर का प्रोपोज्ड डिविडेंड और करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड। ये दो चीज लेना पड़ेगा। लास्ट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस और करंट ईयर का इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी, ये लेना पड़ेगा। करंट ईयर का प्रोपोज डिविडेंड को नहीं लेना है। मेरे बात समझ में आ रहा है? अच्छा, रेड टी में जो मैंने टी लिखा, जो टैक्स को मैंने एलिमिनेट किया, ये टैक्स क्या इंडिकेट करता है? ये टी क्या इंडिकेट करता है? ध्यान से सुनो, ये टी फॉर इनकम टैक्स प्रोविजन, टी फॉर इनकम टैक्स प्रोविजन। इनकम टैक्स प्रोविजन और इनकम टैक्स पेड दो अलग चीज है। अगर मैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाऊंगा
तो ये है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का फॉर्मेट। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैंक, बाई पीएल। ये जो बाई पीएल वाला अमाउंट है ना, दिस इज प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये यहाँ पे ऐड होगा। इनकम टैक्स पेड की बात नहीं कर रहा हूं मैं इनकम टैक्स प्रोविजन की बात कर रहा हूं। जो पीएल में भेजा तुमने, वो इनकम टैक्स प्रोविजन यहाँ पे ऐड होगा। इनकम टैक्स पेड इज रिप्रेजेंटेड बाय बैंक। मैं इनकम टैक्स पेड की नहीं, रेट टी में जो टैक्स लेंगे हम, टैक्स प्रोविजन लेंगे, यानी ये पीएल वाला आइटम लेंगे। तो डिफरेंस इन पीएल के साथ रेट टी को ऐड करेंगे, आईटी रिफंड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम को हम लेस कर देंगे, तो निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। वापस आते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम या तो दे देगा, नहीं तो हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अभी सीखा कैसे कैलकुलेट करके निकालेंगे। अब दोस्त इसके साथ मुझे एड लेस करना पड़ेगा नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम को। ध्यान से देखना, बोर्ड की लेफ्ट साइड ही सिर्फ देखना। अभी हमको एड लेस करना होगा नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश आइटम को। दोस्त यहां पे जो हम एड लेस कर रहे हैं ना, फिर से हम इफेक्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं। जो भी नॉन ऑपरेटिंग आइटम और नॉन कैश आइटम ये नेट प्रॉफिट के अंदर घुसा हुआ है ना, उसको हम एलिमिनेट कर रहे हैं। क्यों एलिमिनेट कर रहे हैं? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालना, इसलिए नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश को हटा देंगे। नॉन कैश को हटा देंगे तो कैश फ्लो निकलेगा, और नॉन ऑपरेटिंग को हटा देंगे तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकलेगा। इसलिए हम यहाँ पे इफेक्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं। ये जो एडलेस कर रहे हैं ना दोस्त, फिर से हम जो इफेक्ट नेट प्रॉफिट के अंदर है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। सर एग्जांपल बताइए। तो मैंने कहा डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट के अंदर ये डिडक्ट हो चुका है, लेकिन ये नॉन कैश है, तो डेप्रिसिएशन को मैंने एड बैक कर दिया। लॉस ऑन एमोर्टाइजेशन भी एड बैक होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या इन्वेस्टमेंट, इसको भी हम क्या करेंगे? एड बैक करेंगे। कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है, उसको भी हम ऐड बैक करेंगे। क्यों इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्यों ऐड कर रहे हैं? सर इंटरेस्ट एक्सपेंस को क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। टू बी मोर स्पेसिफिक, ये फिनेंसिंग एक्टिविटी है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम ऐड बैक कर देंगे। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या करेंगे सर इसका? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में अगर क्लोजिंग प्रोविजन ज्यादा है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके उसको एड बैक कर दो। अगर क्लोजिंग प्रोविजन ज्यादा है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके उसको एड बैक कर दो। कुछ चीजें लेस भी करना पड़ता है, जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के अंदर घुसा हुआ है, लेकिन वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है, तो उसको हटाना पड़ेगा, मैंने लेस कर दिया। कोई इंटरेस्ट इनकम है, इसको भी लेस करना पड़ेगा। इंटरेस्ट इनकम को लेस करना पड़ेगा। सर क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट इनकम तुम इन्वेस्टमेंट करके कमाते हो, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर चला जाएगा, यानी नॉन ऑपरेटिंग। तो इंटरेस्ट इनकम को, जो इनकम नेट प्रॉफिट में घुसा हुआ है, उसको एलिमिनेट कर दिया लेस करके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर क्लोजिंग बड़ा है तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर ओपनिंग बड़ा है तो ओपनिंग माइनस क्लोजिंग लेस हो जाएगा। याद रखना पड़ेगा ये वाला पॉइंट। अच्छा, कोई भी डिविडेंड रिसीव्ड है, कोई भी डिविडेंड रिसीव्ड है, तो डिविडेंड रिसीव्ड को यहाँ पे लेस करना पड़ेगा। याद रखना, मैं जब रेड टी में बात किया था, मैं बात किया था डिविडेंड पेड की, और अब मैं बात कर रहा हूं डिविडेंड रिसीव्ड की। डिविडेंड रिसीव्ड इज एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो यहां पे वो लेस हो जाएगा। सर डिविडेंड पेड दोस्त ऑलरेडी रेट टी में एडजस्ट हो चुका है। जो तुमने यहां पे एलिमिनेट कर दिया ना, वो तुम वापस यहां पे एलिमिनेट नहीं करोगे। देखो, डिविडेंड पेड तो रेट टी का डी फॉर डिविडेंड पेड ऑलरेडी यहां पे एलिमिनेट कर दिया तुमने, तो जिसका इफेक्ट यहां पे ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, उसको दोबारा यहां पे एलिमिनेट करने का कोई दरकार नहीं है। तो इसलिए डिविडेंड जो पेड है वो ऑलरेडी एलिमिनेटेड है, उसको यहां पे लाने का दरकार नहीं है। फिर आता है रेंटल इनकम। रेंटल इनकम जो है ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, तो मैं इसको भी हटा दूंगा।
कोई बिल्डिंग है तुम्हारे पास जो तुम भाड़ा पे दिया, तो वो बिल्डिंग एक्चुअली तुम इन्वेस्टमेंट के रूप पे रखे हो, और वहां से जो रेंटल इनकम हो रहा है वो तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो है, ना तो ऑपरेटिंग का है। ये सारे एडजस्टमेंट करते ही क्या निकल के आएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके साथ तुमको एड लेस करना पड़ेगा चेंजेस इन सीएसीएल। चेंजेस इन सीएसीएल बोले तो चेंजेस इन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। सर कैसे एडजस्ट करेंगे चेंजेस इन करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी को? तो मैंने कहा करेंट एसेट इंक्रीज हो रहा है तो लेस करो, करेंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो ऐड करो, करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो ऐड करो, करेंट लायबिलिटी डिक्रीज हो रहा है तो लेस करो। ये फंडा है। अच्छा, जब मैं बात करता हूं चेंजेस इन सीएसीएल का एडजस्टमेंट करने का, तो आई एम बेसिकली टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग करेंट एसेट एंड ऑपरेटिंग करेंट लायबिलिटी। कोई नॉन ऑपरेटिंग करंट एसेट है, कोई नॉन ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी है, उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। आई एम एक्सक्लूसिवली टॉकिंग अबाउट ऑपरेटिंग करंट एसेट एंड ऑपरेटिंग करंट लायबिलिटी, क्योंकि कैलकुलेशन क्या चीज का चल रहा है? अल्टीमेटली कैलकुलेशन तो चल रहा है सीएफओए का। तो सीएसीएल में, टू बी मोर स्पेसिफिक, ऑपरेटिंग सीएसीएल में कुछ चीजें नहीं आएगा। ऑपरेटिंग सीए एंड सीएल नॉट टू इंक्लूड सर्टेन थिंग्स। याद रखना पड़ेगा, इसमें क्या नहीं आएगा? इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं आएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी रेट टी में एडजस्टेड है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन को तुम यहाँ पे ऑलरेडी एडजस्ट कर लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं आएगा, क्योंकि डाउटफुल डेट ऊपर में एडजस्ट हो गया, या तो यहाँ पे ऐड हुआ, नहीं तो यहाँ पे लेस हुआ। इंटरेस्ट पेएबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल है, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग नहीं है। डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड रिसीवेबल है, ये भी नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑपरेटिंग नहीं है। तो जब चेंजेस इन सीएसीएल की बात करेंगे ना, तो ये कुछ जो आइटम्स है वो यहाँ पे नहीं आएगा। बाकी सीएसीएल आएगा, जैसे डेटर, स्टॉक ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिटर्स, ट्रेड पेएबल्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम, एक्रूड इनकम, ये सब कुछ आएगा। आगे चलते हैं। जैसे ही आप चेंजेस इन सीएसीएल को एडजस्ट कर लिया, तो क्या निकल के आएगा? कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ये निकल के आ जाएगा। कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? सीएफओए की एंड में आ गए हम लोग। अब मुझे इनकम टैक्स पेड को लेस करना पड़ेगा। ध्यान देना, मैंने इनकम टैक्स प्रोविजन नहीं बोला, मैंने इनकम टैक्स पेड बोला। यानी ये प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट का जो टू बैंक वाला फिगर है ना, दिस इज इनकम टैक्स पेड, इसको यहां से लेस करना पड़ेगा। और नेट ऑफ रिफंड, क्वेश्चन में अगर कुछ इनकम टैक्स रिफंड भी बोला है, तो पेड और रिफंड को हम सेट ऑफ करके दिखा देंगे नेट फिगर। और अल्टीमेटली हमको क्या करना पड़ेगा? फाइनल एडजस्टमेंट क्या है? एड लेस करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग आइटम्स को। कब ऐड करेंगे? अगर इनफ्लो है तो ऐड करेंगे, अगर आउटफ्लो है तो लेस करेंगे। सवाल ये है, सर ऑपरेटिंग आइटम्स को यहाँ पे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑपरेटिंग आइटम्स को यहाँ पे ऐड लेस करना ही है, तो यहाँ पे क्यों ऐड लेस किए थे? देखो रेट टी में ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम यहाँ पे है, तो सर एक ही चीज को अब दो बार क्यों ट्रीट कर रहे हो? तो मेरे बात ध्यान से सुनो मेरे दोस्त। मान लो तुमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुआ, मान लो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हुआ, यानी तुमको कुछ इंश्योरेंस क्लेम मिला है। दोस्त ये इंश्योरेंस क्लेम क्या तुम्हारा कैश फ्लो नहीं है? बिल्कुल है, ये भी तो कैश फ्लो है। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आइटम्स में ये आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे लेस कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम बोल के इंश्योरेंस क्लेम को लेस कर देते हैं।
इसलिए हमको वापस यहाँ पे इंश्योरेंस के क्लेम का इनफ्लो को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इंश्योरेंस क्लेम तो मेरा इनफ्लो है भाई साहब। तो सर एक बार लेस करके वापस ऐड क्यों कर रहे हो? इससे अच्छा यही होता ना, कुछ ट्रीटमेंट ही मत करो, ना तो एक बार लेस करो, ना तो वापस से ऐड करो। दोस्त इसको हम डिस्क्लोजर के लिए कर रहे हैं, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को लास्ट में अलग से दिखाना चाहते हैं, इसलिए पहले इसको हटाते हैं और वापस हम इसको रीइंस्टेट करते हैं। यहाँ पे जो हम इसको ऐड कर रहे हैं ना, ये इसका इफेक्ट को पहले एलिमिनेट करते हैं और फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम का इफेक्ट को रीइंस्टेट करते हैं। तो इसलिए हम ऐसे ऐसे काम करते हैं। मेरे बात समझ में आ रहा है? और जैसे ही तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑपरेटिंग आइटम्स को एडलेस कर लोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? CFOA यानी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकल के आ जाएगा, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। ये था CFOA का एक सुपर समरी। जब भी तुम लोग ये चैप्टर को रिवीजन करोगे, पहले इस रिकॉर्डिंग को सुनना। मैंने 4-5 क्लास का टॉपिक को एकदम स्क्वीज करके 10-15 मिनट में बोलने की प्रयास किया। क्या मैं ऐसे पढ़ाया था? नहीं, पढ़ाया था तो धीरे धीरे धीरे। लेकिन अभी ये जो समरी मैंने बनाया, ये सुपर समरी है। अब जब भी चैप्टर को स्टार्ट करोगे, पहले इस समरी को एक बार देख लेना और फिर तुम चैप्टर चालू करना। चैप्टर एकदम आसान हो जाएगा। मैं समराइज करने के वक्त प्रयास किया सारे के सारे आइटम्स को, सारे के सारे चीज को बोलने का, और बहुत दिल से मैंने ये समरी बनाया। और अगर आप लोग दिल से सुने मेरे बात, तो मुझे पूरा यकीन है आपको कहीं ना कहीं सारे के सारे चीज एक बार फिर से एक बार सारे के सारे चीज का रिवीजन हो गया होगा। तो ये था CFOA का एक रिवीजन, यानी